सर। जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 8 गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत आज हम लोग ढेर सारी महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे कि उपग्रह का परिक्रमण काल का व्यंजक क्या होता है। फिर हम लोग देखेंगे, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे, कि वह उपग्रह जो पृथ्वी के निकट कक्षा में चारों तरफ चक्कर काटता है वह लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चक्कर काटता है। तो अगर कोई उपग्रह जो पृथ्वी के निकट चारों तरफ चक्कर काट रहा है तो एक पूरा चक्कर लगाने में, यानी पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में वो कितना समय लेगा। इसके साथ साथ आज हम लोग ये भी देखेंगे कि अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव क्यों होता है, यानी अंतरिक्ष में हमें अपने भार का आभास क्यों नहीं होता है। इन सब चीज़ों के अतिरिक्त भी कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उपग्रह की ऊर्जा देखनी है कि उपग्रह की ऊर्जा कितनी होती है, फिर बंधन ऊर्जा देखनी है। तो ये ढेर सारी चीज़ें हम लोगों को आज देखना है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उपग्रह का परिक्रमण काल, यानी पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। तो कोई भी उपग्रह पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। और परिक्रमण काल को कैपिटल टी से प्रदर्शित किया जाता है। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें तो एक पूरा चक्कर में लगाने में लगा हुआ समय दूरी बटा चाल के बराबर होता है। हम मान लिए हैं पृथ्वी, जिसका द्रव्यमान me और पृथ्वी का द्रव्यमान हमेशा उसके केंद्र पर काम करता है और उसकी त्रिज्या re है। और कोई उपग्रह जो पृथ्वी तल से स्मॉल h ऊंचाई पर पृथ्वी के चारों तरफ वृत्तीय पथ पर vo वेग से गति कर रहा है। vo ऑर्बिटल वेलोसिटी है। अब ज़रा ध्यानपूर्वक देखें तो हमने कहा था कि केंद्र से और यहाँ पर जो सैटेलाइट है उस सैटेलाइट की दूरी देखिए, ये दूरी तो re है, ये दूरी स्मॉल h है और टोटल दूरी को हम लोग स्मॉल r मान लेते हैं। तो आपको मालूम है कि एक पूरा चक्कर लगाने में लगा हुआ समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी का मतलब एक पूरा चक्कर लगाने में तय की जाने वाली दूरी, तो तय की जाने वाली जो दूरी होती है वो वृत्त के परिधि के बराबर होती है, ये h है। और चाल जो है वह vo है। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, हमने vo कक्षीय वेग था, vo के लिए हमने फार्मूला बताया था, या vo के लिए हम लोगों ने फार्मूला प्राप्त किया था √Gme अपान re प्लस h था। ये हम लोगों ने फार्मूला देखा था। तो vo की वैल्यू हम लोगों को यहाँ रखनी होगी और स्मॉल r की जो वैल्यू है वो re प्लस h के बराबर होती है। तो यहाँ हमको रखना पड़ेगा re प्लस h। अब हम लोग ये सारे मान रखते हैं इस फार्मूले में और रख करके देखते हैं कि वैल्यू क्या आती है। t इज इक्वल टू 2 पाई, स्मॉल r के जगह पे re प्लस h होगा और vo की वैल्यू हम रखने जा रहे हैं। तो देखते हैं कि वैल्यू रखने पर क्या प्राप्त होता है। vo की वैल्यू है √Gme अपान re प्लस h। अब हम लोग इसको सॉल्व करें और सॉल्व करके ऊपर ले जाएं तो देखें फिर क्या मिलेगा। ये है t इज इक्वल टू 2 पाई re प्लस h अपान, देखें इसको हम लिख सकते हैं अलग अलग। यहाँ पर जो है
ये GME को अलग लिख सकते हैं और RE+H इसको अलग अलग रूट में लिखें तो रूट GME हुआ और रूट RE+H हुआ। इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं तो ये हो जाएगा रूट RE+H। अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें कि ये वैल्यू क्या प्राप्त हो रही है। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि GME के जगह पे हम GRE² रख सकते हैं, क्योंकि स्मॉल g और कैपिटल G के मध्य जो रिलेशन था उस रिलेशन से इसको हमने प्राप्त किया है। तो अब ज़रा ध्यान पूर्वक देखें क्या होगा। t = 2 पाई। ये देखें RE का पावर यहाँ 1 है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ RE का पावर रूट का मतलब होता है 1/2। तो दोनों का आधार समान है, जब गुणा कर देंगे तो इसका पावर 1 और इसका पावर 1/2 दोनों ऐड हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये हो गया RE+H का पावर 3/2 और यहाँ हम अंडर रूट कर देते हैं GRE²। अब चलें ज़रा देखें अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो अगर ये जो रूट है इस रूट को भी हम चाहें तो यहाँ 1/2 कर सकते हैं, और ज़रा देखिए ये जो 3/2 है 3/2 को हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं पूरे का क्यूब और फिर पूरे का पावर लिख देंगे 1/2, क्योंकि घात का घात होता है तो अंदर गुणा करते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अगर 3 में 1/2 का गुणा कर देंगे तो 3/2 हो जाएगा। अब ज़रा देखिए यहाँ RE+H का क्यूब है, RE+H के क्यूब का पावर 1/2 है, यहाँ पर GRE² का पावर 1/2 है, और 1/2 का मतलब करड़ी होता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहेंगे। तो अब t हो जाएगा 2 पाई, 1/2 हटा करके सबको हम करड़ी में कर देते हैं, ये हो जाएगा आपका RE+H का क्यूब और नीचे हो जाएगा GRE²। तो इस फार्मूले की सहायता से हम उपग्रह के परिक्रमण काल की गणना कर सकते हैं कि उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा। लेकिन अगर हम यह मान लें कि उपग्रह पृथ्वी के अति निकट है, तो जब उपग्रह पृथ्वी के अति निकट होता है ना, तो उस स्थिति में RE पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में ये ऊंचाई बहुत कम हो जाती है, और जो मान बहुत कम होता है उसको हम नगण्य कर देते हैं। तो अगर उपग्रह पृथ्वी के निकट हो ना, तो H को हम नगण्य कर देंगे, नगण्य कर देंगे यानी छोड़ देंगे। तो फिर देखिए ये हो गया 2 पाई, H को छोड़ दिए तो यहाँ RE केवल बचेगा और ये हो जाएगा RE का क्यूब, और नीचे अगर देखें तो ये है GRE²। फिर क्या होगा, RE² से क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो t हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट RE/G। मतलब वह उपग्रह जो पृथ्वी के अति निकट है, देखिए इस फार्मूले की सहायता से उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ कितनी भी ऊंचाई पर पृथ्वी का परिक्रमा कर रहा है, तो यहाँ से हम परिक्रमण काल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर उपग्रह पृथ्वी के अति निकट होगा तो उस स्थिति में परिक्रमण काल निकालना होगा, तो केवल हम इस फार्मूले से निकाल सकते हैं। अब जरा हम यह देखें कि वह उपग्रह जो पृथ्वी के अति निकट है वह पृथ्वी के चारों तरफ जब 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की चाल से चक्कर काटेगा तो पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, ज़रा इसको देख लेना है। तो आपको मालूम है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है, या 22/7 आप जो चाहे रख सकते हैं। और फिर स्मॉल g का मान आपको ये भी मालूम है कि 9.8 होता है, या यहाँ पे हम चाहें तो 10 भी रख सकते हैं। और RE पृथ्वी की त्रिज्या है 6.4 × 10⁻6 या 6.37 होता है। 6.37 को लगभग हम 6.4 लिख देते हैं। अब हम सारी वैल्यूज यहाँ रखें
तो t इजकल टू हो जाएगा 2 पाई की वैल्यू 3.14 और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट आर ई की वैल्यू है 6.4 इंटू 10⁻⁶ और ये हो जाएगा 9.8। इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो देखिए सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें तो ऊपर 64 हो जाएगा और नीचे 98 हो जाएगा। 98 को हम लिख सकते हैं 49 इंटू 2। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं इधर तो t इज इक्वल टू 2 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.14 और देखिए ये 64 है, 64 का वर्गमूल 8 होता है और 10 का घात 6 का वर्गमूल 10 का घात 3 होता है और नीचे देखिए 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और फिर 2 का वर्गमूल करड़ी में 2, लेकिन यहाँ पर करड़ी में रखेंगे तो वैल्यू नहीं निकलेगी तो 2 का जो वर्गमूल होगा वह 1.414 होता है। अब इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करें तो अब जो है इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ भी अगर हम ऊपर नीचे देखिए 100 से गुणा कर दें तो दशमलव ये हट जाएगा और ये दशमलव यहाँ आ जाएगा। फिर ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दीजिए तो इस दशमलव को यहाँ से हटा दीजिए और यहाँ 10⁴ कर दीजिए। अब देखिए कटाया जाए, कौन कटेगा किससे, तो 2 से अगर हम इसको कटावें तो ये 707 हो जाएगा और फिर और कुछ कटने लायक तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो अब इसको हम सॉल्व करें तो यह मान लगभग 5040 सेकेंड आता है, लगभग आता है। इसको आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद ही इसको लिखिएगा। अब इसको अगर हम मिनट में बदल दें तो यह लगभग 84 मिनट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि वह उपग्रह जो पृथ्वी के निकट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर काट रहा है और उसकी स्पीड 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, तो वह पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में केवल 84 मिनट का समय लेगा। 84 मिनट का मतलब 60 मिनट और धन 24 मिनट, तो 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा 24 मिनट। तो वह उपग्रह अगर पृथ्वी के निकट होगा तो 1 घंटे 24 मिनट में ही पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा लेगा। जबकि आपको मालूम है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाने में 27.3 दिन का टाइम लेता है, यानी वो 27 दिन 3 घंटे का टाइम लेता है। और ये जो उपग्रह है ये 84 मिनट में ही पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगा लेता है। तो ये चीज़ें जो आज आपको बताई गई ये महत्वपूर्ण है, इनको आप अच्छी तरह से तैयार रखे रहें। अब हम लोग देखेंगे उपग्रहों में भारहीनता का स्थिति, यानी अगर उपग्रह में किसी सैटेलाइट में अगर कोई अंतरिक्ष यात्री गया हो तो उसको अपने भार का अनुभव होता ही नहीं है, उसे भारहीनता का अनुभव होता है। एक चीज़ हम आपको बता दें कि हमें, अगर हम पृथ्वी पर हैं तो हमें अपने भार का अनुभव इसलिए होता है क्योंकि जब हम पृथ्वी पर खड़े होते हैं तो हम पृथ्वी को नीचे की तरफ दबाते हैं। जितना हमारा भार होता है भार के बराबर बल से हम पृथ्वी को दबाते हैं। तो जब पृथ्वी को दबाते हैं तो पृथ्वी क्रिया के विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया करती है ऊपर की तरफ हमको। जब हम पृथ्वी को नीचे की तरफ दबाते हैं तो पृथ्वी हमको ऊपर की तरफ उठाती है, तो हमें भार का अनुभव होता है। अगर हम पृथ्वी को दबावें और पृथ्वी हमको ऊपर की तरफ न दबावे तो उस स्थिति में हमें लगेगा कि हमारा अपना भार ही नहीं है। ये स्थिति अगर आप देखे होंगे बड़े बड़े मेलों में जो बड़ी वाली चरखी होती है, उस चरखी में जो चरखी ऊपर नीचे जाती है, अगर आप ऊपर की तरफ जब जाते हैं तो
ऊपर के तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब वापस लौटते हैं तो आपको भारहीनता का अनुभव होने लगता है और उस समय आपको लगता है कि अब हमारा जीवन बचने वाला नहीं है। उस स्थिति में बड़े मजबूती के साथ आप उसको पकड़ लेते हैं तो भी आपको लगता है कि हमारी पकड़ बहुत कमज़ोर है, उसको हम बढ़िया से नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर आप चढ़े होंगे उस तरह की चरखी पे तो जिसकी ऊंचाई काफ़ी अधिक होती है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर हमारे ऊपर कार्य करने वाली प्रतिक्रिया अगर शून्य हो जाए तो हमें भारहीनता का अनुभव होगा। अब जरा ध्यानपूर्वक देखें, हम मान लेते हैं पृथ्वी जिसका द्रव्यमान me, त्रिज्या re है और पृथ्वी के सतह से यानी पृथ्वी तल से इस्माल यच ऊंचाई पर इस्माल यम द्रव्यमान का कोई उपग्रह है जिसमें एक अंतरिक्ष यात्री बैठा हुआ है और इस अंतरिक्ष यात्री का जो द्रव्यमान है वो यम डैश है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये जो उपग्रह है यह पृथ्वी के चारों तरफ भीयोकक्षीय वेग से गति कर रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब उपग्रह भीयोकक्षीय वेग से गति कर रहा है और उसी उपग्रह में यह व्यक्ति, यह अंतरिक्ष यात्री भी बैठा है, तो जिस वेग से उपग्रह गति करेगा उसी वेग से ये अंतरिक्ष यात्री भी गति करेगा। अब जरा ध्यान पूर्वक आप देखें तो सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं, ये उपग्रह और पृथ्वी के लिए मैं पहले कह रहा हूं। तो उपग्रह का द्रव्यमान इस्माल यम है और पृथ्वी का द्रव्यमान यम ई है। और आपको मालूम है कि दो पिंडों के द्रव्यमानों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। तो अब यहाँ पर जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू जो होगी ये होगी GME स्मॉल यम अपान यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो स्मॉल r है, RE प्लस H के इक्वल स्मॉल r है। तो स्मॉल r का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आपको ये भी पता है कि जब कोई पिंड वृत्ताकार कक्षा में चक्कर काटता है तो केंद्र की तरफ अभिकेंद्र बल काम करता है और अभिकेंद्र बल जो होता है वह mv स्क्वायर अपान r के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर कक्षीय वेग तो vo है। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, ये दोनों बल पृथ्वी और उपग्रह के बीच ही लगते हैं, इसलिए ये दोनों बल आपस में बराबर हो जाएंगे। तो जब दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो GME स्मॉल यम अपान r स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा MVO स्क्वायर अपान r। अब देखें हम करते क्या हैं कि स्मॉल यम से स्मॉल यम को कटा देते हैं। हम चाहें तो r से r को भी कटा सकते हैं, लेकिन कटाने से कोई फायदा नहीं होगा, इसलिए इसको हम नहीं कटा रहे हैं। तो ये हो गया GME अपान r स्क्वायर इज इक्वल टू VO स्क्वायर अपान r होगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और यह स्थिति केवल पृथ्वी और उपग्रह के लिए था। अब हम देखेंगे पृथ्वी और उपग्रह में बैठा जो अंतरिक्ष यात्री है जिसका द्रव्यमान यम डैश है। तो अब पृथ्वी और इस अंतरिक्ष यात्री के मध्य भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, गुरुत्वाकर्षण बल जो काम करेगा वह होगा GME स्मॉल यम डैश, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान यम डैश है और बटा में हो जाएगा r स्क्वायर, उतनी ही दूरी पर है। लेकिन एक बात आप ध्यान से देखिए, ये तो गुरुत्वाकर्षण बल होगा जो अंदर के तरफ काम करेगा, पृथ्वी के तरफ काम करेगा। लेकिन जब अंतरिक्ष यात्री इस उपग्रह में बैठा होगा, इस सैटेलाइट में बैठा होगा, तो अब या कह लीजिए कि अंतरिक्ष यान में बैठा होगा, तो यह इसको नीचे के तरफ दबा रहा होगा। तो इसका जो तल है
अंतरिक्ष यान का जो तल है ये इसको ऊपर के तरफ दबा रहा होगा और ऊपर के तरफ प्रतिक्रिया होगी और प्रतिक्रिया विपरीत दिशा में काम करती है। और आपको मालूम है कि अगर किसी पिंड पर दो बल लग रहे हों और दोनों बलों की दिशा एक दूसरे के विपरीत हो तो परिणामी बल जो होता है दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। तो यह बल काम करता है नीचे के तरफ और प्रतिक्रिया काम करती है ऊपर के तरफ। इस प्रतिक्रिया के कारण ही हमें बल का अनुभव, हमें भार का अनुभव होता है। अगर ये प्रतिक्रिया शून्य हो जाए तो हमको भार का अनुभव नहीं होगा। तो अब यह जो बल है यह अंतरिक्ष यात्री पर लगने वाला नेट बल है, कुल बल है। अब ध्यानपूर्वक देखें, जब यह अंतरिक्ष यान पृथ्वी के चारों तरफ वीओ कच्ची वेग से घूम रहा है तो इसी में अंतरिक्ष यात्री बैठा हुआ है, तो अंतरिक्ष यात्री भी वीओ कच्ची वेग से गति करेगा। तो अब इस स्थिति में जब वीओ कच्ची वेग से गति करेगा तो यहाँ भी केंद्र के तरफ अभिकेंद्र बल काम करेगा और अभिकेंद्र बल जो होता है mv²/r होता है। लेकिन अंतरिक्ष यात्री का द्रव्यमान m डैश है, कच्ची वेग वीओ है और अपान r हो जाएगा। अब देखें तो ये दोनों बल पृथ्वी और अंतरिक्ष यात्री के मध्य लगने वाले बल हैं। यहाँ पर जो दोनों बल थे ये उपग्रह और पृथ्वी के मध्य लगने वाले बल थे और यहाँ जो बल है यह पृथ्वी और अंतरिक्ष यात्री के मध्य लगने वाले बल हैं, इसलिए ये दोनों बल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो फिर देखिए क्या मिलेगा, GME/r² इज इक्वल टू, देखिए यहाँ लिख देते हैं, ये हो जाएगा m-VO²/r। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, हम यम डैश से यम डैश को कटाना चाहते हैं तो ऐसे नहीं कटा देंगे। कटाने के लिए हमको यम डैश को कॉमन लेना पड़ेगा। देखें ये स्टेप इधर हो रहा है तो यहाँ से अगर हम यम डैश कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा आपका GME/r² -r यम डैश हो जाएगा और ये हो गया यम डैश VO²/r। क्योंकि आप जानते हैं कॉमन हम कुछ भी ले सकते हैं लेकिन जो कॉमन लेते हैं उससे अंदर भाग दिया जाता है। तो यहाँ से हम यम डैश निकाल लिए, यहाँ यम डैश नहीं था लेकिन कॉमन लिए तो यम डैश से भाग हो गया। अब हम यम डैश से यम डैश को कैंसिल कर सकते हैं तो अब ये हो जाएगा GME/r² -r यम डैश इज इक्वल टू VO²/r। लेकिन इक्वेशन 1 में आपने देखा है कि GME/r² जो है ये VO²/r है, तो GME/r² के जगह पे हम VO²/r कर देंगे और ये -r यम डैश इज इक्वल टू VO²/r। अब VO²/r से VO²/r कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा r यम डैश इज इक्वल टू 0। माइनस से दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे r/यम डैश इज इक्वल टू 0, तो फिर r इज इक्वल टू यम डैश का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अंतरिक्ष यात्री के ऊपर कार्य करने वाला जो प्रतिक्रिया था वो शून्य हो गया। और हमने अभी आपको बताया कि हमें अपने भार का अनुभव तब होता है जब हमारे ऊपर पृथ्वी प्रतिक्रिया करती है। तो यहाँ पर भी भार का अनुभव अंतरिक्ष यात्री को होता जहाँ वो पैर रख करके खड़ा हुआ है या बैठा हुआ है, अगर उसके विपरीत ऊपर के तरफ प्रतिक्रिया होती अंतरिक्ष यान के तल के द्वारा। लेकिन यहाँ पर प्रतिक्रिया शून्य है। इससे सिद्ध होता है कि अंतरिक्ष यात्री को उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है, यानी उसे ऐसा लगता है कि हमारा अपना कोई भार नहीं है। और ऐसा लगता नहीं है, ये सच्चाई है, ऐसा होता है।
अगर आप अंतरिक्ष में ले जा करके किसी धागे से आप अगर किसी हाथी को बांध करके लटका दें तो हाथी लटकी रहेगी लेकिन धागा टूटेगा नहीं। यही नहीं, अगर अंतरिक्ष में आप सपोज कीजिए तराजू लेकर चले जाते हैं और तराजू ले जा करके एक पलड़े पर आप बैठ जाएं और दूसरा पलड़ा बिल्कुल ऐसे ही खाली छोड़ दें तो भी दोनों पलड़े आपस में बराबर होते हैं। और चूंकि अंतरिक्ष में भारहीनता का अनुभव होता है, भार काम नहीं करता है, इसलिए आप जितना पृथ्वी पर आसानी से चहलकदमी कर लेते हैं, चल लेते हैं, अंतरिक्ष पर या चंद्रमा में जाने के बाद आप नहीं चल पाएंगे। अभी आप देखे होंगे कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले एक नासा ने अपना वीडियो अपलोड किया था जो चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री जाने के बाद जब चल रहे तो वो उछल उछल के वहां चल रहे थे। अगर आप देखे होंगे तो चलने में बड़ी दिक्कत होती है। चंद्रमा पर भी दिक्कत होती है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और अन्य जगह भी अंतरिक्ष में जाने पर भी बड़ी दिक्कत होती है। तो आज अभी आपने देखा कि उपग्रह में भारहीनता का अनुभव होता है, यानी अंतरिक्ष में जाने पर हमें अपने भार का अनुभव नहीं होता है। और अब हम लोग देखेंगे कि अगर कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है तो उपग्रह की ऊर्जा कितनी होती है। मैं आपको बता दूं कि जब कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है ना, तो उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों ही प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। गतिज ऊर्जा इसलिए होती है क्योंकि उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में चक्कर काट रहा होता है, और स्थितिज ऊर्जा इसलिए होती है क्योंकि उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत गति कर रहा होता है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा उतनी ही होती है जितनी कि पृथ्वी पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। और आपको मालूम है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा U = -GMEM अपान होता है RE। तो उपग्रह की जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो इतने के ही बराबर होती है। अब अगर हम उपग्रह की गतिज ऊर्जा निकालें तो K = ½ m VU²। गतिज ऊर्जा ½ mv² होती है, लेकिन उपग्रह का वेग VU होता है। अब हम एक काम करेंगे कि mvu² की वैल्यू जरा निकालें। तो आप जानते हैं कि दो पिंडों के मध्य कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल Gme⁻m अपान RE², ये है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है यह अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। तो अब यहाँ से यहाँ RE हो जाएगा। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें तो RE से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये mvu² है। अब mvu² का मान हम यहाँ रख देंगे तो K = हो जाएगा ½ mvu² के जगह पे Gmem अपान RE, यानी K = हो जाएगा Gme⁻m अपान 2RE। तो यह उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा रहे और यह उपग्रह की गतिज ऊर्जा रहे। अगर हमको उपग्रह की कुल ऊर्जा निकालनी है तो कुल ऊर्जा अगर E हो तो यह ज्ञात करने के लिए स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को जोड़ देते हैं, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है वही कुल ऊर्जा होती है। अब हम यहाँ पे वैल्यू रख दें E = U की वैल्यू है -Gmem अपान RE, और गतिज ऊर्जा K का जो मान है ये Gmem अपान 2RE। अब अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो देखें यहाँ 2RE है और यहाँ RE है, एलसीएम ले लेते हैं 2RE
और आर ई से भाग देंगे तो 2 बचेगा, और 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो -2GMEM हो जाएगा, और प्लस 2RE से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा GMEM। तो E इज इक्वल टू, ज़रा देखो, GMEM में से 2GME माइनस होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा GME स्मॉल m अपॉन 2RE। तो ये उपग्रह की कुल ऊर्जा है। तो प्रश्न ये उठता है कि उपग्रह की ऊर्जा ऋणात्मक कैसे होती है। इसका मतलब ऋणात्मक चिन्ह यह बतलाता है कि उपग्रह को पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में चक्कर काटने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। माइनस चिन्ह यही बतलाता है कि इतनी ऊर्जा की जरूरत होती है। इतनी ऊर्जा जब मिलेगी तभी उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाएगा। अब इसी के बाद एक छोटा सा टर्म आता है उपग्रह की बंधन ऊर्जा, यानी बाइंडिंग एनर्जी। तो अब ये बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जरा ध्यान पूर्वक देखें। कोई उपग्रह अपनी कक्षा में चक्कर काट रहा है और कक्षा में चक्कर काटते हुए उपग्रह को इतनी ऊर्जा मिल जाए कि वह कक्षा को छोड़ करके अनंत में चला जाए, तो जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है इसे ही बंधन ऊर्जा कहते हैं। यानी अपनी कक्षा में चक्कर काटते हुए उपग्रह को कक्षा छोड़कर अनंत में चले जाने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उससे ही हम उस उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। और बंधन ऊर्जा को हम B से प्रदर्शित करते हैं, और बंधन ऊर्जा उपग्रह के ऊर्जा के धनात्मक मान के बराबर होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा, यानी प्लस GMEM अपान 2RE के बराबर होगा, तो ये बंधन ऊर्जा हो जाएगी। तो इस प्रकार देखें, आपको जो है ये इस चैप्टर यानी गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में जितनी भी थियरी थी पूरी थियरी आज कंप्लीट होती है, पूरी थियरी आपको बता दी गई। अब इसके बाद जब अगला वीडियो बनेगा तो इसका न्यूमेरिकल आपको बताया जाएगा। वैसे हमें उम्मीद है कि आप सबको ये सारी बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आज बहुत महत्वपूर्ण जितने भी टर्म बताए हैं बहुत महत्वपूर्ण टर्म थे, इसको आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, आप बेल आइकन को भी प्रेस करें, और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।